तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आजकल क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में जो लेक्चर फर्स्ट था वो ये पूरा इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर के बारे में, और एक टॉपिक हमने क्लियर किया था इलेक्ट्रिक करंट का। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब विद्युत आवेश। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जो ये टॉपिक है इस टॉपिक को पूरा क्लियर करेंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन दिमाग में होंगे या बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं आवेश से रिलेटेड, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके क्लियर करते जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जब हम चार्ज की बात करते हैं, आवेश की बात करते हैं, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में उठता होगा वो क्या होगा? आवेश क्या है? सबसे पहला जो क्वेश्चन होता होगा वो आप ये सोचते होंगे कि आवेश क्या है। किताब में आप देखेंगे या टीचर्स, बहुत सारे टीचर्स ऐसे भी हैं जो आपको सीधा ये बताएंगे विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आपका उस टॉपिक से रिलेटेड पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा टॉपिक है विद्युत आवेश। आवेश क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि डेफिनेशन तो बाद में नहीं, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आवेश से रिलेटेड। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली चीज ये है कि आवेश है क्या। तो अगर मैं आपसे सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछूं कि आप पृथ्वी पर खड़े क्यों हैं, हवा में क्यों नहीं उड़ रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर होगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। पृथ्वी हमारे ऊपर क्या लगा रही है? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण हम पृथ्वी पर खड़े हैं, हवा में नहीं उड़ रहे हैं। सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगर मेरे प्यारे बच्चों इसी क्रम में हम आपसे एक और क्वेश्चन ये पूछें कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव क्यों होता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमें अनुभव होता है, तो आपका आंसर होगा द्रव्यमान के कारण। बिल्कुल सही बात है। हम अगर खड़े हैं तो उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। हम गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है? एक गुरुत्वीय क्षेत्र, पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र है। उस गुरुत्वीय क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक वस्तु जिसका अपना कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, वो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव करती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान दीजिएगा कि द्रव्यमान के कारण, अगर आपसे ये क्वेश्चन ही मैं अगर पूछूं कि द्रव्यमान की परिभाषा क्या है, तो एक चीज आपको ये समझना है कि द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण धर्म है। द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण धर्म है जिसके कारण वह वस्तु गुरुत्वीय क्षेत्र का अनुभव करती है या गुरुत्वीय क्षेत्र स्थापित करती है। कहने का मतलब यह है कि द्रव्यमान के कारण ही एक वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव कर रही है और दूसरी वस्तु क्या करा रही है? अनुभव करा रही है। तो अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछें कि पृथ्वी हर वस्तु को आकर्षित कर रही है, उसका कारण क्या है, तो उसका भी कारण मेरे प्यारे बच्चों द्रव्यमान है। बहुत बड़ा द्रव्यमान होता है पृथ्वी का, बहुत ज्यादा द्रव्यमान होता है, और उसी द्रव्यमान के कारण वो हर वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित कर रही है। तो द्रव्यमान के कारण ही मेरे प्यारे बच्चों गुरुत्वीय क्षेत्र स्थापित हो रहा है और गुरुत्वीय क्षेत्र का अनुभव भी हो रहा है। एक समय के लिए अगर आप मान लीजिए कि हमारा द्रव्यमान एकदम शून्य हो जाए,
क्या हमें गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्वीय क्षेत्र का अनुभव होगा? बिल्कुल नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। द्रव्यमान के ही कारण गुरुत्वीय क्षेत्र स्थापित होता है और द्रव्यमान के कारण ही गुरुत्वीय क्षेत्र का अनुभव भी कोई भी व्यक्ति करता है। तो अगर हम महसूस कर पा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल, तो क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, इसीलिए हम महसूस कर रहे हैं। तो द्रव्यमान किसी वस्तु का वह गुण धर्म है जो गुरुत्वीय क्षेत्र का अनुभव कराती है, और गुरुत्वीय क्षेत्र को स्थापित भी द्रव्यमान के कारण होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र स्थापित भी होता है तो वो भी, उसका भी कारण क्या है? द्रव्यमान है। ठीक इसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों ये समझिए, आवेश की भी कहानी कुछ द्रव्यमान के ही भांति है। जैसे द्रव्यमान अदिश राशि है, आप जानते हैं द्रव्यमान क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। वैसे ही चार्ज भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। विद्युत आवेश भी एक अदिश राशि है। इसको दिशा की कोई जरूरत नहीं है। इसको प्रदर्शित करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब कहने का मतलब विद्युत आवेश भी क्या है? अदिश राशि। जैसे द्रव्यमान अदिश, वैसे विद्युत आवेश भी एक अदिश राशि है। ठीक उसी प्रकार मेरे प्यारे बच्चों आवेश की कहानी है। आवेश के कारण ये आवेश क्या है? तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के अलावा दूसरी वस्तु के पास अगर आवेश है तो वो उसका अनुभव भी करेगी। मेरे प्यारे बच्चों आप समझ नहीं पाए होंगे, आवेश एक ऐसा वस्तु का गुण है, वस्तु का वह गुण है ये जिसके कारण विद्युत बल का अनुभव कराती है, चुंबकीय बल का अनुभव कराती है, अर्थात विद्युत प्रभाव स्थापित करती है, चुंबकीय प्रभाव स्थापित करती है, और विद्युत आवेश के कारण ही उस विद्युत क्षेत्र का अनुभव भी होता है। तो कहने का मतलब दोनों चीजें यहां हो रही हैं। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वह विद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है मेरे प्यारे बच्चों। तो जैसे द्रव्यमान के ही कारण वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित कर रही है, और द्रव्यमान के कारण हम उसका अनुभव भी कर पा रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक वैसा आवेश की कहानी, आवेश के कारण ही विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और आवेश के कारण उस विद्युत क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र का चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले चुंबकीय बल और विद्युत क्षेत्र में लगने वाले विद्युत बल का अनुभव भी हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये जैसा कहानी द्रव्यमान का था वैसी ठीक कहानी आवेश की है मेरे प्यारे बच्चों। अब हम आपको यहां पर विद्युत आवेश के बारे में और अच्छे से क्लियर करते हैं, इसकी परिभाषा लिखते हैं और उसके बाद और अच्छे से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। किसी पदार्थ का मेरे प्यारे बच्चों, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ अपने चारों ओर विद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है मेरे प्यारे बच्चों। यहां पर आप ध्यान दीजिए, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है उसी गुण को, उस पदार्थ के उसी गुण को विद्युत आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? उसी गुण को, उस पदार्थ के उसी गुण को विद्युत आवेश कहा जाता है। विद्युत आवेश कहा जाता है। किसी पदार्थ का वह गुण, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह पदार्थ
अपने चारों ओर विद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है, पदार्थ के उसी गुण को विद्युत आवेश कहा जाता है। अर्थात आवेश आवेश वस्तु का एक और दूसरी परिभाषा लिख रहे हैं, इसको भी आप समझिए। दूसरी परिभाषा लिखने जा रहे हैं। आवेश किसी वस्तु का, आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है, वह गुणधर्म है, जैसा कि मेरे प्यारे बच्चों हमने द्रव्यमान के बारे में आपको समझाया था। द्रव्यमान के बारे में किसी वस्तु का वह गुणधर्म है कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसके कारण वह वस्तु विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है मेरे प्यारे बच्चों? विद्युत क्षेत्र कह सकते हैं, या फिर मेरे प्यारे बच्चों क्या कह सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, या इन क्षेत्रों के प्रभावों को अनुभव कराता है। दोनों बातें आप मेरे प्यारे बच्चों लिख सकते हो। उत्पन्न कर सकता है या इन क्षेत्रों के प्रभावों को अनुभव कर सकता है। आवेश किसी पदार्थ, किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह वस्तु विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकती है, उत्पन्न करती है या कर सकती है, तथा इनके प्रभावों को अनुभव करा सकती है, अनुभव करा सकती है। मेरे प्यारे बच्चों ये डेफिनेशन आप नोट करिए, इन दोनों डेफिनेशन को आप नोट करिए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे बच्चों दो परिभाषाएं आपको बताने के बाद अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और विद्युत आवेश को और सिंपल वे में समझने का प्रयास करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए दो वस्तु है, एक पहली वस्तु ए मान लेते हैं, दूसरी वस्तु एक मान ले रहे हैं बी है। मेरे प्यारे बच्चों दो वस्तुएं हम लोग मान ले रहे हैं ए और बी, और इन दोनों वस्तुओं को घर्षण कराया जाए। मान लीजिए ये वस्तु ए और बी का क्या करा जाए? घर्षण करा जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ा जाए, है ना। अगर एक वस्तु को दूसरे वस्तु पर रगड़ा जाता है तो उस समय क्या होगा? घर्षण के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरी वस्तु में चला जाएगा। हम मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉन निकल के पहली वस्तु से कहां चला जा रहा है? ए वाली वस्तु से बी वाली वस्तु में चला जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा, उस पदार्थ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा? धनावेश आएगा। उस पदार्थ पर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? धनावेश। और जिस पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा उस पदार्थ पर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऋणावेश। अगर आपसे ये पूछा जाए कि आवेश कितने प्रकार का होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का होता है। पहला धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश जिसको धनावेश भी कहा जाता है, पॉजिटिव चार्ज। धनावेश इसको बोला जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। एक होता है ऋणात्मक आवेश जिसको ऋणावेश भी कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ऋणावेश कहते हैं, निगेटिव चार्ज। तो जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उस पर क्या आएगा? धनात्मक आवेश। क्यों आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है। यहां क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की कमी। और यहां पर क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। इलेक्ट्रॉन की अधिकता।
मेरे प्यारे बच्चों, अब हम धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश की परिभाषा आपको बताने जा रहे हैं। धनात्मक आवेश अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है, उस आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण जो आवेश किसी वस्तु पर उत्पन्न होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? धनात्मक आवेश। और धनात्मक आवेश, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे होते हैं, उस आवेश को हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक आवेश। उस वस्तु पर जो आवेश उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक आवेश। किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है उसको धनात्मक आवेश, और किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश उत्पन्न हो रहा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऋणात्मक आवेश। ये आप नोट कर लीजिएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी देखते थे कि जैसे अगर कांच की छड़ है, रेशम का कपड़ा है, रेशम के कपड़े पर अगर कांच की छड़ को घर्षण कराया जाएगा तो कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकलकर रेशम के कपड़े में चले जाते हैं। कांच की छड़ कैसी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? धनावेशित। क्यों? क्योंकि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और रेशम का जो कपड़ा है उस पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो रही है। तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण उस पर कौन सा आवेश उत्पन्न होगा? ऋणात्मक आवेश। तो यहां पर हमने आपको कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा, इसका हमने उदाहरण आपको बताया। मेरे प्यारे बच्चों, ये समझाने का तात्पर्य इतना है केवल कि दो वस्तुएं अगर एक दूसरे पर घर्षण कराई जाएंगी तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे में जाएंगे। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहा होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, धनात्मक आवेश, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे उस पर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? ऋणात्मक आवेश, अर्थात निगेटिव चार्ज। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आपको एक चीजें, मतलब एक के बाद एक सारी चीजें हमको समझते हुए चलनी है। धनात्मक आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो आवेश उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे? धनात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण जो आवेश वस्तु पर उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे? ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन की अधिकता, ऋणात्मक आवेश। इलेक्ट्रॉन की कमी, धनात्मक आवेश। मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों टॉपिक को हमने क्लियर कर दिया। आवेश दो प्रकार का होता है। चार्ज टू टाइप्स का चार्ज होगा। एक पॉजिटिव चार्ज होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक निगेटिव चार्ज होगा। अब हम लोग ये देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संकल्पना, आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जाती है। अगली हेडिंग क्या रहेगी? आवेश की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। अगली हेडिंग होगी मेरे प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, आवेश की संकल्पना। मेरे प्यारे बच्चों, आवेश की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, ये क्लियर करना है। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट जो भी आते जा रहे हैं आवेश में, क्योंकि आज का टॉपिक ही है आवेश। इससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हमको क्लियर करनी है। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे जो हमने हमारा उदाहरण देने का तात्पर्य केवल इतना है कि आपको समझ में आए चीजें। देखिए, दो वस्तुएं हम जब लिए ए और बी, हुआ क्या? घर्षण कराए। घर्षण कराने के बाद क्या हुआ? दोनों वस्तुएं आवेश, एक इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में गया, एक पर धनावेश आ गया, एक पर ऋणावेश आ गया, अर्थात दोनों क्या हो गई? आवेशित हो गई। आवेशित हो गई, एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पर निगेटिव चार्ज आ गया। अब जो ये आवेशित वस्तु है, ये दूसरी वस्तु, यानी अगर कोई हल्की वस्तु आप लेंगे तो उसको क्या करेगी बेटा? आकर्षित करेगी।
आकर्षित, ये जो आकर्षित करने का गुण है, इसी गुण को हम लोग कहते हैं विद्युत आवेश। क्लियर हो गया होगा। इसी गुण को मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? आवेश बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग आवेश की संकल्पना के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज बोलते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ पर क्वेश्चन ये उठेगा कि आवेश की जो संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जाती है। अब ये समझिए, परमाणु है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें बीच में क्या है? नाभिक, न्यूक्लियस होता है, रदरफोर्ड ने बताया था। इसमें क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन। बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन। बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब मेरे प्यारे बच्चों आप ध्यान दीजिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां होते हैं? नाभिक में। कहां होते हैं? नाभिक। नाभिक में होते हैं। और ये जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन कैसे बंधे हुए होते हैं? नाभिकीय बल के द्वारा। तो कभी भी आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन निकल करके एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाता है। ये आप कभी नहीं सुनेंगे कि प्रोटॉन निकल के एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जा रहा है। क्यों नहीं जाता? क्योंकि नाभिकीय बल द्वारा नाभिकीय बल सबसे प्रबल बल है। अगर आप प्रकृति में देखेंगे, जितने भी बल हैं प्रकृति में, विद्युतचुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, नाभिकीय बल, उनमें सबसे प्रबल बल कौन सा है? प्रबल नाभिकीय बल। तो ये बहुत प्रबल बल द्वारा बंधा हुआ होता है प्रोटॉन, जिसकी वजह से वो नाभिक के बाहर नहीं निकल पाता। हमेशा कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन। आपको हम रीजन बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना क्यों दी जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे ये कहानी है। अब चूंकि एक और कारण है, जो मास ऑफ प्रोटॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते होंगे कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। अगर हम मास ऑफ प्रोटॉन देखें तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से कितना गुना ज्यादा होता है? 1837 गुना। कितना गुना ज्यादा? 1837 गुना ज्यादा होता है। तो इसका मतलब जो द्रव्यमान है प्रोटॉन का वो बहुत ज्यादा है। किसकी तुलना में? इलेक्ट्रॉन की तुलना में। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना हमेशा दी जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा। ठीक। दूसरी चीज है, प्रोटॉन क्यों नहीं जाता? प्रबल नाभिकीय बल द्वारा बंधा हुआ होता है, वो परमाणु के बाहर नहीं निकल पाता या नाभिक के बाहर नहीं जाता। नाभिकीय बल द्वारा बंधा हुआ होता है। हमेशा इलेक्ट्रॉन एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ट्रांसफर होगा। और दूसरी चीज ये है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता। नाभिक में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज। नाभिक में पॉजिटिव क्यों? क्योंकि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। दोनों पर वही होता है, सेम। तो दूसरा कारण ये हो गया कि द्रव्यमान प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना ज्यादा होता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन के आधार पर आवेश की संकल्पना प्रस्तुत की जाती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरे जो हमने आपको क्लियर किया कि आवेश की संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्यों दी जाती है, मेरे प्यारे बच्चों आपको चीजें समझ में आई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अब विद्युत आवेश की कुछ बातों को आपको समझाते चलते। जैसे विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश को स्मॉल क्यू से प्रदर्शित करते हैं।
प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। विद्युत आवेश का फार्मूला क्या होता है? विद्युत आवेश का फॉर्मूला होता है विद्युत धारा इनटू समय। इसको हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं? Q इज इक्वल्स टू, अगर स्मॉल क्यू चार्ज को स्मॉल क्यू अगर मान रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या लिखेंगे? Q बराबर स्मॉल आई इंटू टी, ये फॉर्मूला होता है। और आवेश का मात्रक क्या होता है? विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। एसआई प्रणाली में होता है कूलाम, कूलाम होता है। विद्युत आवेश अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। स्मॉल क्यू से सिर्फ डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। आवेश बराबर विद्युत धारा गुणे समय। और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग आवेश का देखिए एक मात्रक नहीं है, बहुत सारे मात्रक हैं। कई बार एग्जाम में सबसे बड़ा मात्रक पूछ लेता है या सीजीएस प्रणाली में मात्रक पूछ लेता है, तो हम उन मात्रकों के बारे में भी आपको समझाने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तरह तरह से परिभाषाएं आप इसकी बता सकते हैं। दो तीन कोई जरूरी नहीं है एक परिभाषा, रटी रटाई कोई परिभाषा आपको नहीं बतानी है, आपको सिंपल सारी चीजों को समझना है। हमने आपको 3-4 तरीके से आपको समझाया विद्युत आवेश क्या होता है। सबसे पहला नॉर्मल एकदम, विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत प्रभाव एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है। दूसरा, हम उन्हें क्या कहा? विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुणधर्म है, वह गुणधर्म है जिसके कारण वह क्या करेगा? विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकता है, और इसी के कारण विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव भी कर सकता है। दोनों चीज है, उत्पन्न भी करेगा और अनुभव भी कराएगा, अनुभव भी करेगा। तो दोनों पॉइंट यहाँ पर ये है, ठीक है। तो इस तरह से हमने विद्युत आवेश की परिभाषाओं को, अब हम लोग विद्युत आवेश के मात्रकों के बारे में पढ़ते हैं कि विद्युत आवेश का फॉर्मूला क्या है और उससे मात्रक कैसे निकल रहा है। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से आप देखिएगा और नोट करते जाइएगा सारी चीजों को। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग विद्युत धारा के बारे में पढ़े थे। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्या होता है? विद्युत धारा। विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या होता था? आपको याद होगा फॉर्मूला, विद्युत आवेश बटे समय। अगर यहां से हम आवेश का फॉर्मूला, विद्युत आवेश के बारे में बताना चाहें तो क्या बताएंगे? विद्युत धारा इनटू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? समय। विद्युत धारा बराबर क्या था? विद्युत आवेश बटे समय। अगर विद्युत आवेश निकालना चाहे तो विद्युत धारा इनटू क्या हो जाएगा? समय। अब यहां विद्युत आवेश का अगर हमको मात्रक चाहिए तो दोनों का मात्रक रखिए। धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। एम्पियर को ए से और समय को सेकंड को एस से, एएस लिख सकते हैं। तो एम्पियर सेकंड, और ये जो एम्पियर सेकंड है ये किसके बराबर होता है? कूलाम के। किसके बराबर होता है? कूलाम। कूलाम। तो विद्युत आवेश का जो सबसे पहला मात्रक आया, या तो आप एम्पियर सेकंड बोल सकते हैं, और या फिर चूंकि 1 एम्पियर सेकंड अगर आप देखें 1 कूलाम इज इक्वल्स टू क्या होगा? 1 एम्पियर सेकंड। तो आप मेरे प्यारे बच्चों क्या बोल सकते हैं? 1 कूलाम किसके बराबर होगा? 1 एम्पियर सेकंड। तो दो मात्रक आपको मिल गए, 1 एम्पियर सेकंड और 1 कूलाम, ये दोनों हो गए।
उसके बाद अब हम लोग सीजीएस प्रणाली में मात्रक क्या होगा उसकी बात करते हैं। ये तो एसआई सिस्टम में हो गया। सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली की अगर हम बात करें में आवेश का मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है मेरे प्यारे बच्चों स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट कूलाम। क्या होता है? स्टेट। सीजीएस प्रणाली में आवेश का मात्रक क्या होगा? स्टेट कूलाम होता है। इसको हम लोग ईएसयू भी कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या ईएसयू। ईएसयू का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्टेट कूलाम, या फिर ईएसयू बोलेंगे। और ईएसयू को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, स्थिर विद्युतीय मात्रक। हिंदी में क्या बोलेंगे? स्थिर विद्युतीय मात्रक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को क्या बोलते हैं? स्थिर वैद्युतीय। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का मतलब क्या हुआ? स्थिर वैद्युतीय मात्रक। मेरे प्यारे बच्चों, हमने क्या पढ़ा? एम्पियर सेकंड होता है, एक कूलाम होता है, और स्टेट कूलाम होता है सीजीएस प्रणाली में। स्टेट कूलाम को इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोलते हैं, मतलब ईएसयू भी बोला जा सकता है। अब हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आप समझिएगा कि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक या बहुत बड़ा मात्रक क्या होगा? तो सबसे बड़ा मात्रक की अगर बात की जाए, सबसे बड़ा मात्रक तो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? फैराडे। क्या होता है? फैराडे। अब यहां आपको एक चीज ये समझना है कि फैराडे और फैराड में अंतर है। फैराडे किसका मात्रक है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। और फैराड किसका है? धारिता का, विद्युत धारिता, कैपेसिटेंस, उसकी यूनिट होती है फैराड। लेकिन आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। और एक फैराडे बराबर, मेरे प्यारे बच्चों ये ध्यान देना, 96,500 कूलम। लगभग कितना होता है? एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। मेरे प्यारे बच्चों 96,500 कूलम ये होता है, 96,500 कूलम। ये आप ध्यान दीजिए, लगभग 96,500 कूलम के बराबर होता है। और एक कूलम अगर ये पूछ ले, क्योंकि कई बार एमके एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में रिलेशन पूछता है यूनिट में, तो एक कूलम बराबर क्या होता है? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। और अब हम लोग एक और मात्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि है ईएमयू। अगर आपसे विद्युत चुंबकीय मात्रक पूछ लेगा तो इसका एक अन्य मात्रक क्या होता है? इसका एक अन्य मात्रक क्या होता है? ईएमयू। ईएमयू अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट इसको बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय मात्रक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट करते जाइए, आप सारे मात्रकों को नोट करते जाइए, क्योंकि ये कोई भी क्वेश्चन सीजीएस प्रणाली में बड़ा सबसे बड़ा मात्रक या एसआई प्रणाली में मात्रक क्या होता है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछे जा सकते हैं। तो इसको सारे पॉइंट्स आप नोट करिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां तक हमने क्लियर कर दिया। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं।
विद्युत चुंबकीय मात्रक ईएमयू होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, जैसे स्टैटिक यूनिट यहाँ बेटा था इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यहाँ क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें आप क्लियर रहिएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब चुंबकीय मात्रक, विद्युत चुंबकीय मात्रक, और यहाँ पर क्या था स्थिर वैद्युतीय मात्रक, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट इसको बोलते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, आगे हम लोग और आगे बढ़ते हैं। देखिए एक ईएमयू, अगर मान लीजिए ईएमयू में आ गया, आपको आवेश दे दिया इतना ईएमयू, अब ईएमयू को आप एसआई में चेंज करना चाहते हैं, तो फिर आप बदलेंगे कैसे? एक ईएमयू बराबर होता है 10 कूलाम, मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है 10 कूलाम। एक ईएमयू में मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है 10 कूलाम के बराबर होता है। और अगर उसको स्टेट कूलाम में हम चेंज करेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 10 आता है। कितना आएगा? अब जैसे 10 इंटू 1 कूलाम में कितना था 3 इंटू 10, यहां पर देखिए एक कूलाम में कितना था 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम। तो 1 ईएमयू इज इक्वल टू कितना हो गया 3 इंटू 10 की पावर 10 स्टेट कूलाम, 3 इंटू 10 की पावर 10 स्टेट कूलाम। 1 ईएमयू अगर कूलाम में पूछेगा तो 10 कूलाम, और ईएमयू जो मात्रक है उसको एबी मात्रक भी कहा जाता है, एबी मात्रक भी उसको कहा जाता है। ईएमयू, ईएमयू या इसे एबी मात्रक, एबी मात्रक भी कहा जाता है, एबी मात्रक भी इसे कहा जाता है, इसे एबी मात्रक भी कहा जाता है। ऐब करके लिखा जाता है, बहुत सारी किताबों में ऐब करके इसको लिखा जाता है, ऐब गुलाम, ऐब गुलाम कह सकते हैं इसको, एबीएस, एबीसी करके कई जगह लिख दिया जाता है, एबीसी करके ऐब गुलाम सी, ठीक है, एबीसी या इसे एबीसी लिखा जा सकता है। ऐब गुलाम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को क्या लिखा जा सकता है? ऐब गुलाम। चलिए आप आई होप आप नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, लगभग आवेश से रिलेटेड आपको सारी चीजें लगभग क्लियर कर चुके हैं। कुछ पॉइंट्स और हैं जो कि आपको बताने हैं। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों आवेश से रिलेटेड, आपको कुछ और बातें बताते हैं। अगर दो धनात्मक आवेश हैं तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, मींस प्रतिकर्षण बल लगाएंगे एक दूसरे पर। अगर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर निगेटिव निगेटिव एक साथ लिख देते हैं। अगर निगेटिव निगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित, प्रतिकर्षित। और अगर एक प्लस है एक माइनस है, या एक माइनस है एक प्लस है, तब क्या करेगा? आकर्षित करेगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर दो पॉजिटिव चार्ज हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे, कहने का मतलब प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षण बल आरोपित करेंगे। दूसरी चीज, अगर दो ऋणावेशित हैं तब भी यही कहानी होगी, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज है तब दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट, मींस दोनों एक दूसरे पर आकर्षण बल आरोपित करेंगे। अर्थात अगर जैसे इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर सजातीय आवेश है लाइक चार्ज मतलब सेम सेम चार्ज तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, लगेगा। और अगर अनलाइक चार्ज
मतलब अनलाइक चार्ज का मतलब अलग अलग चार्ज, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तब वहां पर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आकर्षण बल लगेगा, यानी वहां जो बल होगा वो आकर्षी प्रकृति का होगा, अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, तो आवेश की के बारे में आपको ये समझ। दूसरी चीज एक होता है आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटिनिज्म ऑफ चार्ज। ये क्या होता है, तो इसमें ये कहा गया कि किसी भी वस्तु पर न्यूनतम आवेश क्या हो सकता है, न्यूनतम आवेश हो सकता है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो न्यूनतम आवेश होता है, उससे कम आवेश किसी वस्तु पर संभव नहीं है। तो किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश कितना हो सकता है, 1e। अब कोई और वस्तु होगी या पदार्थ होगा उस पर 2e, ऐसे ही 3 बढ़ते जाएंगे। तो अगर हम मान लें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, नहीं पता 1 2 3 कितनी है नहीं पता, तो हम क्या मान लेते हैं, ne। तो अगर नहीं पता है तो उस वस्तु पर आवेश कितना होगा, q बराबर ne। तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया, अब इसे क्या कहते हैं, आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण बहुत ज्यादा डिटेल में इसको क्वांटिनिज्म ऑफ चार्ज बोलते हैं, जिसमें ये फॉर्मूला होता है Q बराबर N इंटू E, प्लस माइनस करके होता है, वो उस पर डिपेंड करता है पॉजिटिव नेगेटिव। Q बराबर Ne ये फॉर्मूला होता है, जहां Q क्या है, आवेश, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। आपको समझ में आ गया होगा क्वांटिनिज्म ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटीकरण। ये आवेश के गुण हैं। आवेशों की योज्यता क्या होती है, आवेशों की योज्यता का मतलब, अभी आप जब इंटर में जाएंगे 12वीं क्लास में, तो 12वीं क्लास में आप ये देखेंगे कि वहां पे और बढ़िया से एकदम डिटेल में पहला ही यूनिट है या पहला ही चैप्टर है वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र, तो वहां पर आप वो अच्छे से फुल डिटेल में वहां पर चीजें दी गई हैं जिसके बारे में आप पढ़ेंगे। यहाँ पे हमको ये समझना है कि आवेश क्या है, जितनी चीजें आपको यहाँ समझाएं पूरा अच्छे से एकदम कवर करी। आवेशों का ये गुण है, आवेश के जो अगर गुण की बात करेंगे तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। आवेश की योज्यता हो, आवेशों में योज्यता का गुण होता है। योज्यता का मतलब अगर कोई आवेश धनावेश है या ऋणात्मक आवेश, तो उसको चिन्ह के साथ प्रदर्शित करेंगे। अगर किसी वस्तु पर आवेश मतलब +10 है तो उसको +10 ही लिखा जाए। मान लीजिए किसी वस्तु पर कई चार्ज है, +10 -5 +5, तो वहां पर उसका जो चिन्ह होगा प्लस माइनस, उसको आप जो है, क्योंकि अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, तो उसका बीजगणितीय योग किया जाता है, मतलब उसके चिन्ह के साथ उसको लिखा जाएगा। प्लस में है तो प्लस, माइनस में है तो माइनस। तो ये आवेशों की योज्यता, आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत और आवेशों का क्वांटीकरण, ये आवेशों का गुण है। आवेशित करने की आवेशन विधियां भी होती हैं, घर्षण द्वारा जैसे आपको बताए, और भी कई विधियां हैं जिसके द्वारा किसी वस्तु को आवेशित किया जा सकता है। लेकिन हमको अभी जो हम 10th की जो साइंस पढ़ रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग हमको वो भी देखना है कि उतनी चीजें जितनी आनी है वो उतनी ही आपको हम बताएंगे। जितनी आपके लिए जरूरी थी वो सारी चीजें लगभग हो गई हैं। आवेश के बारे में आपको मेरे प्यारे बच्चों समझा दिया, आवेश क्या है, पहले कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया हमने, उसके बाद परिभाषा आपको बताई, फॉर्मूला बताया Q बराबर IT। 2 फार्मूला यहाँ पर आप याद रखिए, Q बराबर एक IT, ठीक है, ये पहला, जहां पे I क्या है विद्युत धारा, T क्या है समय, Q क्या है आवेश, और दूसरा Q बराबर क्या है N इंटू E। और आपको पता है आपकी किताब में अगर आपके पास बालाजी प्रकाशन होगी तो उसमें आप देखें कई क्वेश्चन आपको Q बराबर IT और Q बराबर Ne पर मिल जाएगा। N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, Q क्या है चार्ज, आप पता ही है इलेक्ट्रिक चार्ज है वो, ठीक है। Q बराबर N इंटू E,
जो कि आवेशों के क्वांटीकरण से आया है। Q बराबर IT, वो करंट्स, अगर इलेक्ट्रिक करंट दिया है क्वेश्चन में तब आप Q बराबर IT का फॉर्मूला यूज करेंगे। इलेक्ट्रॉन दिया है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो वहां पर Q बराबर N इंटू E का उपयोग आप करेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको हमने समझा दिया, यहाँ पर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर लाइक चार्जेस हैं प्रतिकर्षण, अनलाइक चार्जेस हैं आकर्षण। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला तब जब विद्युत धारा दी हो, ये फॉर्मूला तब जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी हो। इसको आवेशों का क्वांटीकरण बोला जाता है, ये एक प्रॉपर्टी है किसकी, चार्ज की। तो उसके बाद ये सारा कुछ क्लियर हो गया आपको। अब एक और चीज बताएंगे और उसके बाद ये टॉपिक लगभग फिनिश हो जाएगा। एकदम सिंपल सी चीज, आप अगर एक प्रैक्टिकल करना चाहें तो जैसे आपके घरों में कंघी होगी, जब आप सूखे बाल में कंघी करते हैं तो अचानक क्या होता है, कंघी में आवेश उत्पन्न हो जाता है, कंघी में आवेश आ गया। अब अगर कंघी के पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े आप लाएंगे तो कंघी उस टुकड़े को क्या करेगी, आकर्षित करेगी। मेरे प्यारे बच्चों, यही है आवेश, इसी को कहते हैं आवेश। दो वस्तुएं हैं, घर्षण कराया गया और घर्षण कराने के बाद आवेश उत्पन्न हुआ, एक पर धनात्मक एक पर ऋणात्मक, और दूसरी वस्तु को यानी हल्की हल्की वस्तु को, कोई हल्की वस्तु है उसको आकर्षित करने लगा, तो ये जो गुण उत्पन्न हो रहा है ये वस्तु में, इस गुण को ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश। आई होप आपको विद्युत आवेश से रिलेटेड सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास के लिए इतना ही। अब हम लोग अगली क्लास, अगले लेक्चर में अगले टॉपिक को लेकर अगली क्लास में हम आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद।